स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो एग्जाम बूस्टर सीरीज है उसके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता चालू होती है वह कौन सी सभ्यता है? तो वह वैदिक सभ्यता है। तो हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है उसमें भी सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता दी गई है। तो इसके बारे में चलिए हम पूरी डिटेल पढ़ते हैं थोड़े एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है तो हम अपने रिवीजन के तौर पे उन सभी मुख्य मुख्य जो पॉइंट होंगे उन्हें ही रिवीजन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस सभ्यता को लेकर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता का जो समय है वह कब से कब तक है। तो याद रखिएगा, आप लोग इसका समय देख सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो टाइम काल है यह वैदिक सभ्यता का टाइम काल है। ठीक है, अब यहां आता है कि जो वैदिक सभ्यता थी यह कितने भागों में बटी थी। तो यहां से इस सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं तो आप यहां देख सकते हैं। ये इसके जो दो भाग हैं, वह वैदिक काल के जो दो भाग हैं, वह पहला है पूर्व वैदिक काल जिसे हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को किस नाम से जानते हैं? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से। इसका जो समय पीरियड है वह क्या है? तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम काल है यह ऋग्वैदिक काल का टाइम काल है, या फिर कहें पूर्व वैदिक काल का। और इसके बाद जो दूसरा भाग है इसका वो है उत्तर वैदिक काल, जिसका जो समय है वह 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक, इतनी बातें आपको पता चली। सबसे पहली वैदिक सभ्यता जो है कब से कब तक चली? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यह जो समय काल है वह यह किससे संबंधित है? वैदिक सभ्यता से। ठीक, दूसरा आया आपका कि इसका विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो दो भाग में इसका विभाजन किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। हम पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अब इसका समय पीरियड क्या है? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड क्या है? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय काल है वह उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। चलिए, इतने चीज आपके कंफर्म हुए। अब आते हैं हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। तो इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्य जो है सबसे पहले कहां से आए थे। तो याद रखिएगा, आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। यानी कि आर्यों के बसने का जो बता रहा है कि सबसे पहले आकर कहां बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। अब सोच रहे होंगे कि ये आर्य क्या है। तो आर्य क्या है कि जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वह क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। तो इस वजह से ये सभ्यता किससे जुड़ी है? आर्यों से जुड़ी है। ठीक है, अब मैक्स मूलर ने इनके बारे में कुछ कहा था। यहां पे देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना? तो आपको बताना है कि मैक्स मूलर ने। यानी कि मैक्स मूलर का यह कहना था कि जो आर्य थे यह मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट पर हम आते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी यह वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी कि आर्यों द्वारा जो सभ्यता निर्मित हुई वह कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। और आर्यों की जो भाषा थी मुख्य रूप से कौन सी भाषा थी? संस्कृत। यहीं से आप तैयार कर सकते हैं। उनकी जो मुख्य भाषा थी वह संस्कृत थी। और आर्यों का जो समाज था वह कैसा था? जैसे कि आपने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता में जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था, यानी कि माता पक्ष की प्रधानता थी। तो यहाँ पे जो समाज था वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में यह कैसा था? समाज पितृ प्रधान था, यानी कि पिता की जो है प्रधानता थी। और वैदिक सभ्यता जो थी यह कैसी सभ्यता थी? तो आपने सिंधु सभ्यता में पढ़ा, जो सिंधु सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है यह कैसी सभ्यता है? तो यहाँ पे देखिए ये जो सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। तो इस प्रकार से आप तुलना करके पढ़ेंगे तो आपका और भी आसानी से तैयार होगा। तो चलिए, यहाँ समाज पितृ प्रधान था लेकिन सिंधु काल में मातृ प्रधान था, यानी माता पक्ष की प्रधानता थी। यहाँ आर्यों की जो मुख्य भाषा है वह क्या थी? संस्कृत। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई। अब इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ प्रशासनिक इकाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए इनकी प्रशासनिक इकाई जो थी, पहला थी इसमें कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। याद रखिएगा, ग्राम का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे ग्रामीणी कहा जाता था। ऐसे ही जो विश्व का जो प्रधान होता था उसे विस्पति के नाम से जानते थे। विश्व के प्रधान को विस्पति के नाम से जाना जाता था। और फिर जन का जो शासक होता था उसे राजन के नाम से जानते थे। तो इतनी चीजें यहाँ से आर्यों की प्रशासनिक इकाई से आपको याद रखना है। जो प्रशासनिक इकाई थी कौन कौन सी थी? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया जो थे ग्रामीणी कहलाते थे, विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था, जन का शासक राजन कहलाता था। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है कि सूत रथकार कम्माद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो याद रखना है कौन कौन से अधिकारी, तो सूत है, ऐसे ही रथकार है, कम्माद है, ये अधिकारी क्या कहलाते थे, रत्नी कहे जाते थे। ठीक, अगला पॉइंट है कि दुर्गपति, ये देखिए पूरब जो था, पूरब किसे कहते थे, तो दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। नेक्स्ट है कि स्पष्ट किसे कहते थे, तो स्पष्ट कहते थे जनता की गतिविधियों को देखने वाले जो गुप्तचर होते थे उन्हें किस नाम से वैदिक काल में जानते थे, तो स्पष्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट दिया हुआ है कि वाजपति। तो वाजपति किसे कहा जाता था, जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, यानी कि जो गोचर भूमि है उसके अधिकारी को हम क्या कहते थे, वाजपति के नाम से उस काल में जानते थे वैदिक सभ्यता में। ठीक है, अगला पॉइंट है उग्र। तो उग्र किसे कहा जाता था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो लोग करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उग्र कहा जाता था। ठीक है, अगला एक पॉइंट दिया हुआ है, नोट पॉइंट यहां पे देख लीजिए कि ऋग्वेद में किसी तरह के अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें जो किसी भी प्रकार के अधिकारी के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है कि राजा को सलाह वाली संस्था। तो यहां पे आप देख सकते हैं यह संस्था क्या थी, तो सभा और समिति नाम की दो संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। अब सभा क्या थी, सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था यह थी, और जो समिति थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो राजा को सलाह देने वाली कितनी संस्था थी वैदिक काल में, दो संस्था थी, सभा और समिति। सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग रहते थे, और समिति में सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व करते थे ऐसे लोग रहते थे। ठीक है, एक युद्ध का वर्णन किया जाता है अधिकतर, कौन सा युद्ध है, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध का वर्णन याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है उसके 7वें मंडल में है। तो दशराग्य युद्ध का वर्णन कहाँ पे है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, यह कौन से नदी के तट पर लड़ा गया है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ये है युद्ध है परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। तो याद रखना है दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया, तो रावी नदी के तट पर। और यह किसके बीच लड़ा गया, तो यह सुदामा, और जैसा कि नाम है 10 राज्य यानी कि 10 जनों के मध्य लड़ा गया। इसमें विजयी कौन हुआ, तो सुदामा विजयी हुआ। तो चलिए इसका एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि दशराग जो युद्ध है यह परुष्णी नदी के तट पर सुदामा और 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें विजयी कौन हुआ, सुदामा। ठीक है, तो यहां से आपका यह तैयार हो गया होगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला यहाँ पे पॉइंट जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि जो समाज है, तो अभी हमने देखा जो समाज था वह पितृ प्रधान था, और यहाँ समाज की सबसे छोटी इकाई को लेकर यदि बात करें तो सबसे छोटी इकाई आप देख सकते हैं परिवार या फिर कुल हुआ करती थी। ठीक, और परिवार या कुल का जो मुखिया होता था वह क्या कहलाता था, तो उसे हम कुलप के नाम से जानते थे। यहाँ आप देख सकते हैं उसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, तो समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई को लेकर बात करें तो परिवार या कुल था, उसके मुखिया को कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्त्रियां हैं वह सभा समिति एवं यज्ञ कार्यों में पति के साथ भाग ले सकती थी। यानी चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट या पॉइंट कह ले या क्वेश्चन बोले तो बाल प्रथा एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि वैदिक काल में बाल प्रथा और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला पॉइंट है कि जो मुख्य पेय पदार्थ था यहाँ पे क्या था, वह सोमरस था जो वनस्पति से बनता था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस जो वनस्पति से बनता था। नेक्स्ट है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते थे। कौन कौन से, तो पहला है वास, दूसरा है अधिवास, और तीसरा है उषडीश। तो इस 3 प्रकार के कपड़ों का प्रयोग आर्य लोग जो है वह करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अंदर पहने जाने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, तो नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाय को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु कहा गया है कहाँ, ऋग वैदिक काल है, या फिर हम कह ले कि वैदिक सभ्यता के अंदर गाय को अधन्या नाम से पुकारा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि गाय को अधन्या कहाँ कहा गया है, कौन से काल में। तो यदि ऑप्शन होगा ऋग्वैदिक काल तो आप वहां लगाएंगे, या फिर वैदिक काल होगा तो वहां लगाएंगे, या वैदिक सभ्यता होगा तो वहां टिक लगाएंगे। ठीक है, अब जो इनका प्रिय पशु था वह घोड़ा था, प्रिय देवता इनके इंद्र थे, और मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि जो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी वह कौन सी थी। तो याद रखना है आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु है वह लोहा है। लोहा को ये लोग किस नाम से पुकारते थे, तो लोहा को श्याम अयस नाम से पुकारा जाता था।
ऐसे ही तांबा को किस नाम से पुकारते थे, तो तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, तो इनके द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है, लोहा, जिसे साम अयस्क कहा जाता था, और तांबा को लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि तांबा को लोहित अयस्क, ये नहीं कि लोहा को लोहित अयस्क पे टिक कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, लोहा को ये लोग श्याम अयस्क के नाम से जानते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणि कहते थे। यानी कि वैदिक सभ्यता में या ऋग्वैदिक काल में जो व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें क्या कहा जाता था, पणि कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेने की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी। जैसे जिनके पास जो सामान हुआ उसके बदले वह किसी और को देके दूसरा सामान ले लेते थे। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली का जो प्रचलन देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता के अंदर। अगला है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहते थे। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति था उसे वेकनाट या सूदखोर के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, अगला कोई अब आता है कि उत्तर वैदिक काल। अब यहां से हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे जो होंगे उत्तर वैदिक काल से होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रिय देवता थे वह कौन थे, प्रजापति, और राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान होता था उत्तर वैदिक काल में। यहाँ जो वर्ण था वह किस पर आधारित था, तो वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म पर आधारित था। यहाँ जो समाज वर्ण था वह किससे निर्धारित होता था, जन्म पर आधारित होता था। हल को ये लोग किस नाम से जानते थे, तो हल को ये लोग सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हल रेखा को सीता कहते थे। ठीक है, इनकी मुद्रा की इकाई जो थी वह निष्क या शतमान थी। तो यहाँ से याद रखना है, जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ मुद्रा की इकाई को निष्क या शतमान के नाम से जाना जाता था। अगला एक दर्शन का वर्णन है, यह है कि सांख्य दर्शन जो रचना है यह किसकी है, तो यहाँ से याद रखना है ये रचना कपिल मुनि की है। ठीक, अब यहाँ इसमें देखिए मूल तत्व जो दिए गए हैं सांख्य दर्शन में 25 और पहला तत्व प्रकृति को बताया गया है। यानी कि सांख्य दर्शन किसकी रचना है, तो कपिल मुनि की। इसमें जो मूल तत्व बताए गए हैं कितने बताए गए हैं, 25। पहला मूल तत्व किसे बताया गया है, प्रकृति को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सांख्य भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन, यानी सांख्य दर्शन जो है यह भारत के जितने भी दर्शन हैं उनमें सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सत्यमेव जयते। ये जो वाक्य है यह कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में और क्या बताया गया है, तो यहाँ पे जो युद्ध की तुलना की गई है वह टूटी नाव से की गई है मुंडकोपनिषद में। तो ये 2 पॉइंट मुंडकोपनिषद से याद रखना है। सत्यमेव जयते जो वाक्य लिया गया है यह कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। और युद्ध की तुलना टूटी नाव से कहाँ की गई है, तो मुंडकोपनिषद में की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, अगला है कि यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार देखने को मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन है महाकाव्य। तो कितने महाकाव्य हैं, यहाँ पे देखिए 2 महाकाव्य का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है, महाभारत और रामायण। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वह जय संहिता है। याद रखना है, ये नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता नाम है। और यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। इसका जो प्राचीन नाम है या पुराना नाम है जय संहिता नाम है। ठीक, गोत्र नामक संस्था का जन्म यहाँ कौन से उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रमुख दर्शन दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो सांख्य दर्शन यानी सबसे प्राचीन है वह कौन सा है, सांख्य दर्शन है। इसके जो प्रवर्तक हैं कपिल हैं। ऐसे ही चारवाक जी हैं, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय के गौतम, ऐसे पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायण। ऐसे ही वैशेषिक जो दर्शन है इसके कौन है, तो कड़ाद या उल्लूक। तो ये जो है प्रवर्तक का जो कुछ क्रम था। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपने उत्तर वैदिक काल को पूरा एक डिटेल में जाना। यहाँ से आप अपने एग्जाम को अपनी तैयारी को अच्छे से जाके देख सकते हैं और सभी अपना रिवीजन कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने ऐसे पॉइंट को यहाँ पे रखा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।